शिक्षा पाने को घर से चलता है शिक्षा पाने वाला। शिक्षा पाने को घर से चलता है शिक्षा पाने वाला। किस पथ पर जाऊं इस असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग राह बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल पहुँच जाएगा पाठशाला। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद महेश मुस्लिम में। और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये आपकी तैयारी के लिए एक बेसिक जानकारी को धार देने के लिए और आपकी तैयारी से जुड़े जो महत्वपूर्ण आयाम को बढ़ाने के लिए हमने आज चर्चा का विषय रखा है भारतीय संविधान। देखिए, जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे सामने एक छवि उभर कर आती है। वो छवि होती है नेताओं के दिए गए भाषण की। वो छवि होती है जो हम सामाजिक रूप से एक व्यवस्था के संचालन में भाग लेते हैं। एक जो है सामाजिक प्राणी के रूप में हम एक प्रतिभागी के रूप में भाग लेते हैं। तो वहाँ पर एक व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। तो हमारे जो व्यवस्था है, जो देश की संचालन की प्रणाली है, वो किस तरह से बनाई गई है, उसका स्रोत क्या है। हम एक जो है सामाजिक नियमों और राजनीतिक नियमों को मानते हैं, तो उसके पीछे क्या धारणा विद्यमान है। तो आज हमारी चर्चा उसी पर रहने वाली है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिर। भारतीय संविधान क्या है। संविधान वैसे तो माना जाता है देश का नियम है, देश का कानून है। तो हम बेसिक जानकारी के लिए जान लेते हैं कि भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान एक ऐसा नियमों का सर्वोच्च दस्तावेज ढांचा होता है जिसमें समस्त शक्ति आप और हम मिलकर किसी व्यवस्था के निर्माण में सहायता करते हैं। तो उसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय संविधान के द्वारा। हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि जो प्रस्तावना है हमारी, आपने कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो आपने पढ़ाई की है उसमें एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है। तो वहाँ पर जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपके सामने कई बार प्रस्तावना आई होगी, आपने ध्यान दिया होगा। तो वहाँ पे क्या लिखा होता है शुरू में? हम भारत के लोग, यानी कि आप और हम मिलकर एक शक्ति का जो है स्रोत है और सरकार को हम शक्ति दे रहे हैं, सरकार को हम चुन रहे हैं। तो वो एक जो है संविधान को बता रहा है कि संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये एक नियमों यह नियमों कानूनों का सर्वोच्च दस्तावेज होता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो वो अपनी शक्ति का ग्रहण कहाँ से कर रहे हैं? उनको शक्ति कौन दे रहा है कि समाज में एक न्याय की व्यवस्था की जाए, समाज के कल्याण की भावना सुनिश्चित की जाए, समाज के लिए क्या जरूरी नियम है, उनका निर्माण कहाँ से किया जाए, वो कैसे किया जा सकता है। तो वो हमको बताता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को हम एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि जो है आप अपने घर में रहते हैं, आपका जो घर का मुखिया होता है वो ये बताता है कि आपको एक व्यवस्था का पालन करना है, एक नियमों को पालन करना है। उसने मान लीजिए कह दिया, एक नियम बनाया कि रात को 10 बजे के बाद आप घर में एंट्री नहीं कर सकते, यानी कि आपको उससे पहले घर पर उपस्थित होना होगा। तो आपको जो घर के सदस्य होंगे, तो आपको भी और सदस्यों सबको मिलकर एक जो है नियम के प्रति आप बाध्य हो जाएंगे, वो घर का नियम मान लेंगे। तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो नियम बनाया गया है वो आपके हित में बनाया गया है। तो वो नियम कहीं पर भी लिखा नहीं होता, लेकिन वो एक व्यवस्था का निर्माण कर रहा है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान भी यही बता रहा है कि एक व्यवस्था का आपको पालन करना पड़ेगा। आपके लिए अगर आपको स्वतंत्रता दी गई है तो आप एक स्वतंत्रता का जो है
स्वतंत्र निर्माण में सहायक हैं। आपको स्वतंत्रता इसलिए दी गई है कि आप किसी की स्वतंत्रता को बाधित ना करें और आपको जो है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता दी गई है, तो उसका निर्माण कर सकें, ठीक है, उसका संचालन करें। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है भारतीय संविधान को जानना। तो भारतीय संविधान मोटा तौर पर हम मान सकते हैं कि यह नियमों कानूनों का सर्वोच्च दस्तावेज होता है जो हमको और आपको मिलकर एक व्यवस्था के निर्माण में सहायक है। अगला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र, ठीक है जी, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नेता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो लोकतंत्र की बात करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र कायम है। जब कोई व्यक्ति अपनी शक्तियों का दायरे से बाहर जाकर निर्वहन कर रहा होता है तो बोला जाता है कि लोकतंत्र पर आघात किया गया है, लोकतंत्र का जो है उसका दायरे से बाहर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि लोकतंत्र में निहित है लोगों का तंत्र, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन किया जाए, उसको कहा जाता है लोकतंत्र। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारा देश लोकतंत्र का निर्माण कर रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली विद्यमान कायम है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है लोकतंत्र, यानी कि जनता का शासन है। जनता क्या है? जनता जनार्दन है। आपने देखा होगा कि जो जनप्रतिनिधि है वो और कोई नेता है, वो आपसे हर 5 वर्ष में आके आपको कार्य का ब्यौरा देता है और आपके जो है आपको आपकी इच्छाएं को जानने के लिए, आपकी आकांक्षाओं को जानने के लिए आपसे जानकारी जुटाता है और आपको एक वादा भी करता है कि हम सरकार में आए, हम शासन प्रणाली में आए तो आपका ये कार्य करेंगे। तो वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जो जनता है, समस्त शक्ति कहाँ से आ रही है? जनता के द्वारा आ रही है। जनता जो है वोट देती है, वोट के द्वारा एक सरकार का गठन होता है, सरकार निर्मित होती है, सरकार हम पर शासन प्रणाली अपनाती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं लोकतंत्र चल रहा है। इसके जो है अपोजिट में देखें तो वहाँ पर राजतंत्र होगा। राजतंत्र में क्या होगा? जनता की राय नहीं ली जाएगी, जनता की राय नहीं ली जाएगी। कहाँ कौन सी प्रणाली में होगा? राजतंत्र में। राजतंत्र में एक व्यक्ति के अंदर समस्त शक्ति का निहित होना राजतंत्र को बताता है, यानी कि राजा का शासन राज कर रहा है वो, उसके आधार पर नियम कानून बनाए गए हैं, तो उस बेस में जो है राजतंत्र कायम हो जाएगा। तो यहाँ हम जो जिस शासन प्रणाली में रह रहे हैं वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में निहित है लोगों का तंत्र, जनता का शासन। ठीक है, तो जनता का शासन से तात्पर्य क्या है? लोकतंत्र। हम जान सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा चलाई गई प्रणाली है और हम समस्त शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। तो आगे देखें, जो शासन प्रणाली के स्वरूप होते हैं वो जो विश्व है, विश्व में जितने भी देश हैं उसमें किस किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई जाती है, आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है। आपको ये तो पता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र का असली मतलब जनता का शासन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको राजतंत्र के बारे में जानना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि राजा के द्वारा निर्मित किया गया कानून उसकी शासन प्रणाली को चलाने हेतु बाध्य है, यानी कि हर व्यक्ति को ऐसी शासन प्रणाली अपनानी पड़ेगी जो राजा के द्वारा बनाए गए नियमों में निहित है। देखिए, राजतंत्र क्या है? मान लीजिए राजा ने कह दिया कि मेरे राज्य में आज से ये व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, या इतनी हाइट वाले लोग मेरे राज्य में नहीं रहने चाहिए, तो राज्य की जो प्रजा है उसको मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो यहाँ पर निहित हो जाता है राजा का शासन। अगला है आपका कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि जो कुल के लोग चले आ रहे हैं, यानी कि जैसे एक व्यक्ति का परिवार है, परिवार में जो सदस्य आते जा रहे हैं उनको शासन प्रणाली सौंपी जा रही है, वो कुल चला रहा है, तो उसको जो है कहा जाता है कुलीन तंत्र। तो इसके बाद है धर्मतंत्र।
यानी कि धार्मिक ग्रंथों के द्वारा जो शासन प्रणाली अपनाई जाती है उसको कहा जाता है धर्मतंत्र। यानी कि मान लीजिए कोई धर्म के आधार पर कोई जो है शासन प्रणाली अपनाई जा रही है, उसमें धर्म ग्रंथ क्या होगा? शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या है? धर्मतंत्र यानी कि धार्मिक ग्रंथ। इसके बाद है आपका अल्पतंत्र। अल्पतंत्र निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि कुछ लोगों का तंत्र होता है, यानी कि अल्पतंत्र। कुछ लोगों के तंत्र को कहा जाता है, यानी कि कुछ लोग ही हैं जो शासन प्रणाली को अपनाते हैं। इसके बाद है आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र मैंने आपको बताया कि जो है लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली जो जनता के द्वारा जनता के हित के लिए कार्य करे, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें जो है विधि का शासन। देखिए जो कोई भी जो है व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी समाज के लिए कोई कानून का निर्माण किया गया है, तो कानून का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार कहाँ से आई है? सरकार और हम आपने मिलकर चुनी है, वोट दिया है, उसके बाद सरकार का गठन हुआ है। तो वो सरकार किसके लिए काम करेगी? वो जनता के लिए काम करेगी। जनता के आकांक्षाओं, जनता के हितों का जो है ख्याल कौन रखेगा? वो सरकार रखेगी। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि विधि का शासन हो। विधि जो है निर्माण सरकार का है, यानी कि अगर जिस देश में विधि का शासन होगा वहाँ पर सभी लोगों को विधि को मानना जरूरी, आवश्यक और अनिवार्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विधि का शासन यानी कि राजा जो कानून बना रहा है, यानी कि देश का जो सरकार है वो कानून बना रही है, तो वो भी विधि के ऊपर नहीं जा सकती। यानी कि आप और हम जो है एक व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, व्यवस्था के निर्माण में जो है योगदान दे रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, तो हम एक विधि का पालन कर रहे हैं। अगर देश में विधि ना हो तो अव्यवस्था का स्वरूप आएगा या नहीं आएगा? आएगा, निश्चित रूप से आएगा। लेकिन हमारे देश में क्या है? विधि का शासन है। तो हम एक सामाजिक ढांचे में ढले हुए लोग हैं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर विधि का शासन अपनाते हैं। विधि यानी कि विधि की सर्वोच्चता, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, विधि की सर्वोच्चता। हम और आप विधि के ऊपर नहीं जा सकते। विधि किसके लिए, हित के लिए कार्य कर रही है? वो देश के लोगों के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसके बाद है शक्ति का पृथक्करण। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण जो सिद्धांत है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माताओं को जो है आवश्यक रूप से पता था ये बात कि जो आने वाला भारत का भविष्य होगा वो किस प्रकार शासन चलाएगा और किस प्रकार लोगों की आकांक्षाओं को जो है संविधान के द्वारा प्रदत्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया? शक्ति का पृथक्करण दिया। यानी कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में अगर कोई शक्ति जो है समस्त शक्तियों का जो सौंप दिया जाए अगर एक व्यक्ति के हाथ में, तो उसकी दुरुपयोग की संभावना प्रबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यह ऐसे में क्या है कि शक्ति का पृथक्करण है। शक्ति के पृथक्करण से तात्पर्य शक्तियों के विखंडन से है। शक्ति एक व्यक्ति में निहित नहीं है। अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई सरकार के द्वारा नीति लागू की जा रही है, तो वहाँ पर समस्त शक्ति को कई कई स्रोतों में बांटा गया है। यानी कि जैसे देखिए लोकसभा कोई कानून जो है विधेयक पारित करती है, तो वहाँ दूसरे राज्यसभा से पारित होना जरूरी है। उसके बाद राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति जो है पारित कर दिया और मान लीजिए कोई ऐसा नियम लागू हो गया है जो है हितों के विरुद्ध है, यानी कि जन कल्याण के विरुद्ध है, या फिर जो है उसमें ऐसी कोई तत्व निहित है जो संविधान के जो है उपबंधों के अनुरूप नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। न्यायपालिका ऐसे मामले में हस्तक्षेप करेगी। तो यहाँ पर लागू हो जाता है का शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण कैसे? इसमें एक जो है सिद्धांत है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। यानी कि सरकार के मान लीजिए 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्या करते हैं? जब मान लीजिए विधायिका कोई नियम बना रही है, तो क्या होगा? ऐसे में जब नियम बना रही है तो उसको लागू करने का कार्य कौन कर रहा है? कार्यपालिका कर रही है। मान लीजिए नियम कानून बन गया और लागू भी हो गया, तो यहाँ पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अगर उसके जो है दुरुपयोग
तो ऐसे में क्या होगा, न्यायपालिका के जो है हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि शक्ति का पृथक्करण किस प्रकार कार्य करता है। शक्तियों के कई स्वरूपों में शक्तियों का वितरण, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भविष्य में अपनी मनमानी चलाना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, जिसमें नियंत्रण एवं संतुलन, तीनों जो सरकार के अंग हैं वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, यानी कि एक दूसरे को देखते हैं वो इस तरह से कि जो है किसी भी प्रकार से शक्ति के दुरुपयोग की संभावना ना हो पाए, ठीक है। तो आज हमने जाना कि जो संविधान है, संविधान क्या है, यह है एक नियमों का, कानूनों का सर्वोच्च दस्तावेज ढांचा होता है जो हम और आपको एक व्यवस्था के निर्माण में सहायक है, जो हम और आपको एक व्यवस्था के संचालन में जो है प्रतिभागी बनाता है, राष्ट्र के निर्माण में प्रतिभागी बनाता है, हमारे और आपके हितों के लिए कार्य करने वाला जो है एक दस्तावेज है, वो है संविधान। इसके बाद हमने देखा कि लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है, आपको बताया मैंने। शासन प्रणाली के स्वरूप, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धर्मतंत्र, अल्पतंत्र, लोकतंत्र, इसके जो है 5 स्वरूप हो गए। इसके बाद है विधि का शासन, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये डाइसी के द्वारा दिया गया था, इसको नोट कर लीजिए आप। ये डाइसी के द्वारा दिया गया जो है कानून है, ये सिद्धांत है विधि का शासन, ठीक है। इसके बाद है शक्ति का पृथक्करण, ठीक है। इसमें जो है क्या है, शक्तियों का जो है कई स्वरूपों में, कई स्रोतों में जो है बटा होना, ये कहता है। इसको नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहा जाता है। विधि, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, यानी कि एक दूसरे की शक्तियों को देखते रहते हैं कि कोई अपने जो है रूल का उल्लंघन तो नहीं करता है। इसको उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। आपने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल मूवी में जब जो है गीता फोगाट राष्ट्र खेलने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के लिए जाती है, तो ऐसे 3 रो दिए होते हैं जो है। तो आमिर खान बताता है कि 3 में से आपको जो है पार निकलना कोई सा भी। तो यहाँ पर क्या जरूरी हो जाता है, आपको ये देखना कि कोई सा भी उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो ये रूल सेम यहाँ पर लागू होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।